कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में तंगी थी, जिसका अपना परिवार भूख से जूझ रहा था, जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा एग्ज़ाइल में बिताया, वो कैसे पूरी दुनिया की सोच को हिला सकता है? हज़ारों साल की हिस्ट्री में बहुत से थिंकर्स आए, गए, पर कार्ल मार्क्स वो नाम है जो सिर्फ किताबों में नहीं, लड़ाई में, बदलाव में और एक होप में ज़िंदा है। मार्क्स ने कभी खुद को भगवान जैसा थिंकर नहीं बताया। वो तो बस एक इंसान थे जिसने इनजस्टिस को देखा, उसे समझा और फिर उसका एक लॉजिक ढूंढा। उन्होंने हमें ये सिखाया कि इनइक्वालिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। और जब तक हम उस सिस्टम को समझते नहीं, हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, मार्क्स की थिंकिंग फिर से रेलेवेंट हो गई है। क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या मेहनत करने वाला इंसान वाकई इज्जत पा रहा है? क्या हम सच में बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं या बस इल्यूजन में जी रहे हैं? ये सीरीज कोई ड्राई थ्योरी नहीं है, ये एक जर्नी है, एक इंसान की लाइफ से लेकर उसकी फिलॉसफी तक, जो आज भी एक जिंदा सोच बनकर हमारे बीच मौजूद है। हम जानेंगे कि मार्क्स कैसे बना, उसने क्या देखा, क्या समझा और कैसे उसके आइडियाज़ ने पूरी दुनिया के थिंकिंग पैटर्न को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, एक ऐसे थिंकर की कहानी जिसने सबसे बड़ा सवाल उठाया, दुनिया जैसी है, क्या वो ऐसी ही रहनी चाहिए? और कुछ अध्याय के माध्यम से इसे समझते हैं। समरी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। अध्याय एक बच्चे से क्रांति तक का सफ़र। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा बच्चा जो एक आरामदायक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हो, वो कैसे पूरी दुनिया की थिंकिंग को हिला देने वाला फिलोसोफर बन जाता है? कार्ल मार्क्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म 1818 में जर्मनी के ट्रियर शहर में हुआ था। उनके पापा एक रिस्पेक्टेड लॉयर थे और मार्क्स की परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई थी, जहां एजुकेशन और लॉजिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बचपन में मार्क्स काफ़ी क्यूरियस और शार्प माइंडेड थे। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था और वो चीज़ों को समझने की बहुत कोशिश करते थे। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें सोसाइटी के अंदर का इनजस्टिस दिखने लगा और वहीं से उनके अंदर एक आवाज़ उठने लगी कि कुछ तो गलत है इस सिस्टम में। यूनिवर्सिटी में जाकर मार्क्स का एक्सपोजर और बढ़ा। उन्होंने फिलॉसफी और लॉ पढ़ा, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से उनका मन नहीं भरता था। वो सवाल पूछते थे, क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ये नॉर्मल है कि एक इंसान पूरा दिन मेहनत करे और फिर भी उसे रिस्पेक्ट ना मिले? मार्क्स ने देखा कि कैपिटलिज्म सिर्फ पैसा बना रहा है, इंसानियत नहीं। यही वो पॉइंट था जहां मार्क्स ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि दुनिया को समझेगा और बदलेगा भी। उनकी राइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो ऐसे लिखते थे कि लोग सोच में पड़ जाएं। उन्होंने अर्ली जर्नलिज्म से शुरुआत की, जहां उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अथॉरिटी से सवाल करने शुरू किए, उन्हें सेंसर्ड किया जाने लगा। मार्क्स को समझ आ गया कि अगर सच बोलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। मार्क्स का अर्ली लाइफ हमें यह दिखाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी आए, अगर वो डीपली ऑब्जर्व करे और खुद से सवाल पूछे, तो वो दुनिया को समझ सकता है और बदल भी सकता है। उन्होंने अपने प्रिविलेज को यूज़ किया लोगों की आवाज़ बनने में, और ये उनकी फ़िलॉसफ़ी का पहला कदम था कि हर इंसान को समान गरिमा मिलनी चाहिए। यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक विचारक से क्रांतिकारी बना रही थी। अध्याय दोस्ती जिसने दुनिया बदल दी, मार्क्स और एंगल्स। अगर कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी एक आग थी, तो फ्रीडरिक एंगल्स उस आग का ईंधन थे। ये दोस्ती सिर्फ दो इंसानों के बीच का बॉन्ड नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप था जिसने दुनिया की सोशल और पॉलिटिकल थिंकिंग को बदल दिया। मार्क्स और एंगल्स की पहली मुलाकात 1844 में पेरिस में हुई थी। दोनों का बैकग्राउंड अलग था। मार्क्स एक फिलोसोफर और राइटर थे, जबकि एंगल्स एक बिजनेसमैन फैमिली से थे। पर दोनों के सोचने का तरीका सरप्राइजिंगली सिमिलर था। दोनों ने देखा था कि कैपिटलिज्म कैसे वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करता है। एंगल्स पहले से ही काम कर रहे थे मजदूरों की कंडीशन पर, और जब उन्होंने मार्क्स की राइटिंग्स पढ़ी तो उन्हें लगा कि यही वो आदमी है
जिसके साथ मिलकर एक पूरी थ्योरी तैयार की जा सकती है। और फिर शुरू हुई उनकी पार्टनरशिप, आइडियाज़ की, बुक्स की और एक मूवमेंट की। मार्क्स के पास डीप थियोरेटिकल थिंकिंग थी और एंगल्स के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रिसोर्सेज थे। दोनों ने मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो आज भी सबसे पावरफुल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। उसमें लिखा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक ग्लोबल कॉल था चेंज के लिए। एंगल्स ने ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली मार्क्स को सपोर्ट किया, बल्कि फाइनेंशियली भी मदद की, क्योंकि मार्क्स उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। ये दोस्ती इतनी डीप थी कि मार्क्स के बाद एंगल्स ने उनके सारे राइटिंग्स को कंपाइल और पब्लिश करवाया, ताकि मार्क्स का काम दुनिया तक पहुंच सके। इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि एक सच्चा दोस्त, एक सही साथी आपकी सोच को एक्शन में बदल सकता है। मार्क्स और एंगल्स की दोस्ती सिर्फ पर्सनल नहीं थी, वो एक मिशन थी, एक रेवोल्यूशन थी। उनकी दोस्ती ये सिखाती है कि जब दो लोग एक ही विजन में बिलीव करते हैं, तो वो मिलकर सिस्टम्स को हिला सकते हैं। और ये कनेक्शन इंडियन ऑडियंस को भी टच करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी हम बराबरी, डिग्निटी और संघर्ष की बातें करते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने जो किया, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वो सोच दी जिससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंस्पायर हो रही है। अध्याय 3, पूंजीवाद की चीरफाड़ डच। द कैपिटल की शुरुआत अब तक मार्क्स ने ऑब्जर्व किया था कि समाज में इनइक्वालिटी सिर्फ इमोशनल या मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, ये डीपली सिस्टेमिक और इकोनॉमिक है। और यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी, द कैपिटल लिखना। ये सिर्फ कोई बुक नहीं थी, ये एक पूरा एनालिसिस था उस सिस्टम का जिसमें कुछ लोग एंडलेसली प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी लोग मेहनत करके भी बेसिक चीज़ों के लिए तरसते हैं। मार्क्स ने इसे साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि कैसे कैपिटलिज्म का पूरा मॉडल सरप्लस वैल्यू पर चलता है, यानी वर्कर्स की मेहनत से जो वैल्यू क्रिएट होती है उसका बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्ट रख लेता है और वर्कर को बस सर्वाइवल भर की वेजेस मिलती हैं। मार्क्स ने डास कैपिटल में लिखा कि ये एक्सप्लॉयटेशन हिडन होता है, लीगल लगता है और इसलिए लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। उन्होंने लेबर, कमोडिटी, मनी और प्रॉफिट के कनेक्शंस को ऐसे एक्सप्लेन किया कि आज भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स इसे स्टडी करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल्स से बताया कि कैसे एक मजदूर दिन भर काम करता है और फिर भी वो ओनरशिप से दूर रहता है। जो चीज़ वो बनाता है वो उसके काम की आइडेंटिटी नहीं बनती। यही है एलियनेशन और यही है कैपिटलिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। इंडिया जैसे देश में जहां आज भी करोड़ों लोग हार्डवर्क करते हैं पर उनका ग्रोथ लिमिटेड रहता है, मार्क्स की एनालिसिस बहुत रिलेटेबल लगती है। हमने भी देखा है कि कैसे कुछ लोगों के पास ज़मीन, कैपिटल और एक्सेस होता है, जबकि ज़्यादातर लोग बस स्ट्रगल करते हैं। डस कैपिटल सिर्फ वेस्टर्न कैपिटलिज्म की बात नहीं करता, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात करता है, जिसमें इनइक्वालिटी एक पैटर्न बन जाती है। मार्क्स ने ये बुक लिखने में सालों लगाए और उन्होंने हर चीज़ को डीपली एनालाइज किया। वो चाहते थे कि लोग समझें कि ये सिस्टम नेचुरल नहीं है, इसे बदला जा सकता है अगर हम समझें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। मार्क्स के लिए नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो एक्शन का बेस था। और डस कैपिटल एक ऐसा टूल था जिससे उन्होंने दुनिया को समझने और बदलने का रास्ता दिखाया। अध्याय 4, क्रांति की आग, 1848 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 का साल यूरोपियन हिस्ट्री में ऐसा है जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए और अंदर से रेवोल्यूशन की हवा आ जाए। यही वो वक्त था जब कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, एक छोटा सा पैम्फलेट जो आगे जाकर एक पूरा आंदोलन बन गया। उस दौर में यूरोप के कई हिस्सों में लोग मोनार्की, लैंडलॉर्ड्स और अनजस्ट लॉज के खिलाफ उठ खड़े हो रहे थे। मार्क्स को लगा कि ये परफेक्ट मोमेंट है जब आइडियाज़ को सिर्फ किताबों तक ना रखा जाए, बल्कि मासेस तक ले जाया जाए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स ने साफ कहा कि हिस्ट्री कोई शांत प्रोसेस नहीं है, ये क्लास स्ट्रगल की कहानी है। उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है,
बुर्जुआजी यानी कैपिटल रखने वाले, और प्रोलिटारिएट यानी वर्किंग क्लास। और जब तक ये इनइक्वालिटी रहेगी, तब तक लड़ाई चलती रहेगी। इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म को एक मूविंग फोर्स कहा, जो पहले तो पुराने सिस्टम्स को तोड़ता है, पर बाद में खुद एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बन जाता है। मार्क्स का अप्रोच डराने वाला नहीं था, वो इंस्पायरिंग था। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को खुद को समझने की ज़रूरत है कि उनकी कलेक्टिव ताकत क्या कर सकती है। मैनिफेस्टो में वो मशहूर लाइन थी, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कॉल था उन लोगों के लिए जो जेनरेशन दर जेनरेशन एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे थे। 1848 के दौरान कई जगहों पर रेवोल्यूशंस हुए, लेकिन मार्क्स ने जो महसूस किया वो ये था कि सिर्फ गुस्से से रेवोल्यूशन नहीं टिकता, उसे एक थ्योरी चाहिए, एक विजन चाहिए। मैनिफेस्टो ने उसी विजन को डिफाइन किया। और इंडियन ऑडियंस के लिए भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि हमने भी ऐसा समय देखा है जब लोग एक साथ खड़े होकर सिस्टम बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल रहा हो या सोशल मूवमेंट्स। मार्क्स का थॉट प्रोसेस हमेशा किसी ना किसी रूप में एको करता रहा है। इस अध्याय में मार्क्स को हम एक लेखक नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देखते हैं, जो जानता है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्होंने फिलॉसफी को एक्शन में बदल दिया, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने उन्हें सिर्फ एक थिंकर नहीं, एक रेवोल्यूशनरी बना दिया। अध्याय 5, जिंदगी की सख्त राहें, संघर्ष, गरीबी और निर्वासन। मार्क्स की आइडियोलॉजी भले ही बहुत बड़ी थी, पर उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कठिन। वो इंसान जो दुनिया को इकोनॉमिक जस्टिस सिखा रहा था, खुद अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहा था। लंदन में रहने के दौरान मार्क्स ने कई बार ऐसा वक्त देखा जब घर में खाने को नहीं होता था, बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे और बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनकी वाइफ जेनी और बच्चे इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे, पर यह आसान नहीं था। एंगल्स ने जितना हो सका उतना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, पर मार्क्स को ये हेल्प लेना हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। फिर भी उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कई बार छोटे मोटे काम किए, आर्टिकल्स लिखे, एडिटिंग की, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनके आइडियाज़ कमज़ोर पड़े। उनके कुछ बच्चे गरीबी और बीमारी की वजह से यंग एज में ही गुजर गए, और ये उनके लिए बहुत इमोशनली पेनफुल था। मार्क्स को ये तो पता था कि वो जो लिख रहे हैं वो दुनिया के लिए ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसान नहीं थे। उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन था, गिल्ट था, कभी कभी होपलेसनेस भी थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका एक मकसद था, कैपिटलिज्म की गहराई से एनालिसिस करना और एक ऐसा मॉडल बनाना जिसमें इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो और इंसानियत हो। उनका ये संघर्ष हमें बताता है कि सिर्फ सोचने और बोलने से बदलाव नहीं आता, उसके पीछे एक कॉस्ट होती है। मार्क्स ने वो कॉस्ट पूरी जिंदगी चुकाई, पर इसी स्ट्रगल से उनकी थिंकिंग और रिफाइंड होती गई। जब वो कहते हैं कि द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट, तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो उनकी पर्सनल स्टोरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत रिलेटेबल है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जब एक इंसान अपनी सच्चाई पर डटा रहता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। मार्क्स की ज़िंदगी एक रिमाइंडर है कि ग्रेट आइडियाज़ सिर्फ आइवरी टावर में नहीं बनते, वो धरती पर उतरकर बनते हैं, हार्डशिप में निखरते हैं। अध्याय 6, विचारों का निर्माण। वैज्ञानिक समाजवाद की नींव मार्क्स ने जो फिलॉसफी बनाई, उसे हम आज साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशंस, लॉजिक और रिसर्च का नतीजा था। मार्क्स ने अपने राइटिंग्स में फिलॉसफी को ग्राउंड किया इकोनॉमिक्स में। उन्होंने हेगल की डायलेक्टिकल थिंकिंग को लिया और उसे प्रैक्टिकल बनाया। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि हर चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और वही कॉन्ट्रडिक्शन आगे चलकर चेंज लाता है। मार्क्स ने कहा कि क्लास स्ट्रगल ही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आइडियाज़ अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक वो मटेरियल रियलिटी से जुड़े नहीं। यानी कि अगर हम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को समझना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ मोरालिटी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिस्टम्स को समझना पड़ेगा।
उन्होंने इकोनॉमी को बेस कहा और बाकी चीज़ों जैसे पॉलिटिक्स, कल्चर, रिलीजन को सुपर स्ट्रक्चर। यानी जैसे एक इमारत की नींव होती है, वैसे ही इकोनॉमी पूरे समाज का फाउंडेशन है। ये थिंकिंग इतनी लॉजिकल थी कि आज भी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के हर सीरियस स्टूडेंट को मार्क्स पढ़ना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि हर हिस्टोरिकल एज का अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, और हर एक सिस्टम में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जो उसे इवेंचुअली कोलैप्स की तरफ ले जाते हैं। उनका बिलीफ था कि कैपिटलिज्म भी एक दिन खत्म होगा और एक क्लासलेस सोसाइटी आएगी। इंडिया जैसे देश में जहां इनइक्वालिटी, कास्ट और इकोनॉमिक स्ट्रगल साथ साथ चलते हैं, मार्क्स की फिलॉसफी बहुत डीप रेलेवेंस रखती है। साइंटिफिक सोशलिज्म हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ इमोशनल नहीं हैं, उनके पीछे स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, हिस्ट्री है। इस अध्याय से ये साफ होता है कि मार्क्स सिर्फ एक ड्रीमर नहीं थे, वो एक सीरियस थिंकर थे जो दुनिया को समझने के लिए लॉजिक, साइंस और एविडेंस का यूज़ करते थे। उनकी थिंकिंग ग्राउंडेड थी, टेस्टेड थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। अध्याय 7, किताब जिसने सोच बदल दी, दस कैपिटल का इम्पैक्ट। जब दास कैपिटल 1967 में पहली बार पब्लिश हुई तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये किताब आगे चलकर दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक बन जाएगी। मार्क्स ने इस किताब में ना कोई फिलॉसफी की ड्रीमी लैंग्वेज यूज़ की, ना ही इमोशन से प्ले किया। उन्होंने प्योर लॉजिक और इकोनॉमिक डेटा से ये समझाया कि कैपिटलिज्म कैसे वर्क करता है और कैसे एक्सप्लॉइट करता है। ये कोई ओवरनाइट लिखा गया पैम्फलेट नहीं था। इस किताब के पीछे 2 दशकों की मेहनत, रिसर्च और स्ट्रगल था। मार्क्स ने डस कैपिटल में कमोडिटी से शुरुआत की, यानी वो चीज़ जो मार्केट में बेची जाती है। फिर उन्होंने बताया कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके अंदर लगे लेबर से बनती है। लेकिन जब वर्कर उस प्रोडक्ट को खुद नहीं रख सकता, ओनरशिप नहीं होती, तभी एलिनेशन होता है, यानी इंसान अपने ही काम से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। मार्क्स के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉइंट नहीं था, ये ह्यूमन डिग्निटी का सवाल था। फिर आता है सरप्लस वैल्यू। कैपिटलिस्ट वर्कर को उसकी लेबर का पूरा मोल नहीं देता। जितना काम वर्कर करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्ट अपने पास रखता है और वही उसका लाभ होता है। और क्योंकि ये सब कानूनी और सामान्य लगता है, लोग इसे शोषण मानते ही नहीं। यही मार्क्स की तेजी थी, उन्होंने छुपी इनजस्टिस को एक्सपोज्ड किया। जब मार्क्स ने ये लिखा तो कुछ लोगों ने इसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड माना, लेकिन जो लोग डीप थिंकिंग करते थे, फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने महसूस किया कि मार्क्स ने एक ऐसी लेंस दी है जिससे दुनिया को नए तरीके से देखा जा सकता है। इस किताब ने रशिया से लेकर लैटिन अमेरिका और इवन इंडिया तक के थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। भारत में भी डस कैपिटल का असर पड़ा। भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी मार्क्स की राइटिंग से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने जेल में मार्क्स को पढ़ा और समझा कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ कॉलोनियलिज्म की वजह से नहीं, एक पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से है। और आज भी कई स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और थिंकर्स मार्क्स को पढ़ते हैं क्योंकि वो सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं करते, वो सिस्टम की जड़ तक जाते हैं। दस कैपिटल एक ऐसी किताब है जो बताती है कि चेंज इमोशन से नहीं आता, वो डेटा, एनालिसिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आता है। और मार्क्स ने हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी ताकि हम ब्लाइंड फेथ से बाहर निकलें और अपने हालात को समझें। अध्याय 8, आलोचना और गलतफहमियां। मार्क्स को समझने की कोशिश। जैसे ही मार्क्स के आइडियाज़ फैलने लगे, वैसे वैसे उनकी आलोचना भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि मार्क्स का विजन बहुत यूटोपियन है, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई क्लास ना हो, सब बराबर हों और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ ने कहा कि मार्क्स ने ह्यूमन नेचर को इग्नोर कर दिया, कि इंसान नेचुरली ग्रीडी होता है, एम्बिशियस होता है और पूरी इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्क्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो कोई परफेक्ट वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। उन्होंने बार बार लिखा कि उनका काम दुनिया को इमेजिन करना नहीं, उसे साइंटिफिक तरीके से समझना है। मार्क्स आइडियलिज्म नहीं बेचते थे,
वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते थे, और शायद इसी वजह से उन्हें इतना मिसअंडरस्टूड किया गया। फिर कई बार मार्क्स को उन रिजीम्स से जोड़ा गया जिन्होंने उनके नाम पर डिक्टेटरशिप चलाई, जैसे सोवियत यूनियन या माओइस्ट चाइना। लेकिन अगर आप मार्क्स को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने कभी भी एक अथॉरिटेरियन स्टेट की वकालत नहीं की। उन्होंने तो कहा था कि स्टेट इवेंचुअली विदर अवे होनी चाहिए, क्योंकि रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब लोगों को सिस्टम से कंट्रोल ना किया जाए। इंडिया में भी मार्क्स को लेकर मिक्स्ड व्यूज़ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें एंटी रिलीजन मानते हैं, जबकि मार्क्स का फोकस रिलीजन से ज़्यादा इकोनॉमी और मटेरियल लाइफ पर था। उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो रिलीजन को ख़त्म करना चाहते थे। वो बस इतना कह रहे थे कि जब तक लोग अपने रियल सफरिंग की वजह ना समझें, तब तक वो टेम्पररी रिलीफ ढूंढते रहेंगे। मार्क्स के क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि उनके आइडियाज़ ने वायलेंस को जस्टिफाई किया, पर मार्क्स का पूरा एम्फेसिस था वर्कर्स की अवेयरनेस और सेल्फ इमेंसिपेशन पर। उन्होंने हमेशा कहा कि लिबरेशन खुद वर्किंग क्लास को करनी होगी, कोई और नहीं देगा। हाँ, अगर कोई सिस्टम इतना रिजिड है कि वो पीसफुली बदलने नहीं देता तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, पर मार्क्स कभी वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करते। आज के समय में भी मार्क्स को समझना आसान नहीं है। उन्हें हाफ रीड करके जजमेंट देना कॉमन है, लेकिन जो लोग पेशेंस से डेप्थ से उन्हें पढ़ते हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि मार्क्स सिर्फ रेवोल्यूशन की बात नहीं करते, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अगर हमें समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें उसे ठीक से समझना होगा। अध्याय 9, भारतीय संदर्भ में मार्क्स, एक जिंदा सोच। अब सवाल ये उठता है कि कार्ल मार्क्स, जो 19वीं सदी के यूरोप में रहते थे, उनकी सोच आज के इंडिया में कैसे रेलिवेंट है। और सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मुद्दे मार्क्स ने उठाए, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, एलियनेशन, वो आज भी हमारे देश में मौजूद है, बस फॉर्मेट बदल गया है। मार्क्स का एनालिसिस सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं था, उनका फोकस था ह्यूमन कंडीशन पर, और वो किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री से बड़ा है। भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन हुआ, तब मार्क्स के आइडियाज़ और भी क्लियर हो गए। हमें दिखा कि कैसे रूरल से अर्बन माइग्रेशन ने नई प्रॉब्लम्स पैदा की, इनफॉर्मल लेबर, जॉब इनसिक्योरिटी और मैसिव इनइक्वालिटी। गिग इकॉनमी में काम करने वाले डिलीवरी बॉयज से लेकर स्मॉल फैक्ट्री वर्कर्स तक, ये लोग मार्क्स के थ्योरी में उस प्रोलेटारिएट का हिस्सा हैं जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है पर ओनरशिप से दूर रहता है। मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास भी आज कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट हो गया है। कई इंडियन थिंकर्स ने कास्ट और क्लास को इंटरसेक्ट करके मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क को इंडियन रियलिटी से जोड़ा, जैसे कि डॉ अंबेडकर और कई दलित थिंकर्स ने मार्क्स की सोच को कास्ट स्ट्रगल में अप्लाई किया। यानी मार्क्स के आइडियाज़ को एक रिजिड फॉर्मूला की तरह नहीं, बल्कि एक डायनामिक फ्रेमवर्क की तरह यूज़ किया गया। और सिर्फ एकेडमिक लेवल पर नहीं, ग्राउंड मूवमेंट्स में भी मार्क्स की सोच दिखती है। चाहे वो वर्कर यूनियंस हों, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हों या फार्मर्स स्ट्रगल्स, हर जगह मार्क्स के आइडियाज़ किसी न किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करते हैं। जब कोई कहता है कि हम मेहनत करते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो वो डायरेक्टली मार्क्स की एलियनेशन वाली थ्योरी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, चाहे उसे मार्क्स का नाम पता हो या ना हो। आज की इंडियन यूथ जो जॉब इनसिक्योरिटी, वर्क प्रेशर और आइडेंटिटी स्ट्रगल से जूझ रही है, उनके लिए मार्क्स की सोच एक लेंस की तरह काम कर सकती है, जिससे वो अपनी सिचुएशन को क्लियरर और डीपर तरीके से देख सके। मार्क्स ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ दो और रेवोल्यूशन करो। वो ये कहते हैं कि समझो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि मार्क्स कोई डिस्टेंट ओल्ड टाइम फिलोसोफर नहीं है। वो आज भी रेलिवेंट हैं, जिंदा हैं आइडियाज़ में, क्वेश्चंस में, और हर उस इंसान के थॉट प्रोसेस में जो स्टेटस क्वो से सवाल करता है। और यही वजह है कि कार्ल मार्क्स सिर्फ एक नाम नहीं, एक पर्सपेक्टिव बन गया है। अध्याय 10, निष्कर्ष, एक सोच जो आज भी जिंदा है। कार्ल मार्क्स की जिंदगी और सोच को अगर एक लाइन में समझना हो
तो शायद यही कहेंगे, एक इंसान जिसने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया। मार्क्स कोई देवी देवता नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी ये दावा किया कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने दुनिया की परतें खोली, उस सिस्टम को एक्सपोज किया जो लोगों को चुपचाप सफ़र कराता है, और उन्होंने लोगों को खुद की हालत समझने की हिम्मत दी। जब मार्क्स ने कहा था कि philosophers हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट, तब उन्होंने फिलॉसफी को एक्शन से जोड़ा था। उन्होंने सोचना और करना दोनों को एक ही मिशन का हिस्सा बनाया, और यही उनकी रेलिवेंस है। वो सिर्फ एक किताबों में बंद नाम नहीं है, बल्कि हर उस मूवमेंट, थॉट या बदलाव में है जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है। मार्क्स की फिलॉसफी कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती, और शायद देनी भी नहीं चाहिए। उनका असली योगदान ये है कि उन्होंने हमें सोचना सिखाया, स्ट्रक्चर के बियॉन्ड देखना, सिस्टम के पीछे का लॉजिक समझना, और ये महसूस करना कि अगर दुनिया ऐसे चल रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सही भी हो। उन्होंने एक लेंस दिया जिससे हम सोसाइटी, पावर और इकोनॉमी को देखने का तरीका बदल सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मार्क्स की सोच उतनी ही जिंदा है जितनी यूरोप या लैटिन अमेरिका में थी। जब कोई यूथ ये कहता है कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, या जब कोई फार्मर अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, या जब कोई स्टूडेंट सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, तो ये सब मार्क्स की उस सोच के बीज हैं जो उन्होंने 150 साल पहले बोए थे। मार्क्स की फिलॉसफी में जो बात सबसे ज़्यादा टच करती है वो है ह्यूमन डिग्निटी की इम्पॉर्टेंस। उन्होंने हमेशा ये कहा कि इंसान को केवल सर्वाइवल तक सीमित मत करो, उसे सिर्फ एक लेबर यूनिट मत समझो। हर इंसान की एक सोच है, एक सपना है, और एक राइट है कि वो अपने काम का मालिक हो, न कि एक सिस्टम का गुलाम। और शायद इसीलिए उनकी राइटिंग्स आज भी उतनी ही फ्रेश लगती हैं जितनी उस वक़्त थीं। अगर आप मार्क्स को सिर्फ किसी पुराने थिंकर की तरह पढ़ेंगे तो शायद आप बोर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें एक इंसान की तरह समझेंगे जो खुद पॉवर्टी, लॉस और स्ट्रगल से गुजरा, जिसने अपने परिवार के साथ बहुत कुछ खोया फिर भी कभी अपनी सोच से पीछे नहीं हटा, तो आप पाएंगे कि मार्क्स की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स की नहीं है, वो इंसान की कहानी है। आज जब हम टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में जी रहे हैं, मार्क्स की बातें फिर से नए कॉन्टेक्स्ट में सामने आती हैं। क्या ये सिस्टम्स ह्यूमन सेंट्रिक हैं या प्रॉफिट सेंट्रिक? क्या आज का वर्कर पहले से ज़्यादा सिक्योर है या पहले से ज़्यादा आइसोलेटेड? ये सवाल आज भी जिंदा हैं, और मार्क्स की सोच उन्हें एड्रेस करने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए कार्ल मार्क्स को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें महसूस कीजिए। उनके शब्दों को सिर्फ थ्योरी मत मानिए, उन्हें अपने आसपास के हालात में तलाशिए। और सबसे ज़रूरी बात, मार्क्स ने जो स्पार्क शुरू किया था वो तभी जिंदा रहेगा जब हम सोचते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। मार्क्स खत्म नहीं हुए, वो हर उस इंसान में जिंदा हैं जो स्टेटस क्वो से सवाल करता है और इक्वालिटी की उम्मीद रखता है।